हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 7th हिंदी मीडियम साइंस की क्लास बेटा आपका पार्ट 6 चल रहा है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसके अंदर मैंने बेटा आपको बहुत सारी चीज़ें पहले ही बता दी हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ऐसा परिवर्तन जिसके अंतर्गत केवल भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण नहीं, उन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप इसके अंदर बता सकते हैं भौतिक परिवर्तन में कि आकार, रंग, ताप, दाब आदि इन सब चीज़ों में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर आप बता सकते हैं भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है भौतिक और रासायनिक गुणों के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपने बहुत सारी चीज़ें भी जानी कि कैसे हम जो है भौतिक परिवर्तन के अंदर देखते हैं कि कोई भी जो है आपका पदार्थ है तो किस तरह से ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और फिर ऑक्साइड बनाता है, जिसमें से आपने धातु के बारे में जाना। फिर आपने रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी देखा। रासायनिक परिवर्तन में आपने देखा कई उदाहरण भी देखे, जैसे लोहे पर जंग लगना, आपने इसका समीकरण भी पढ़ा। फिर आपने देखा कि नीले विलयन में जो है अगर कील डूबती तो क्या होता है, नीले विलयन में कील का डुबाना, ठीक है। फिर आपने सिरके में देखा कि अगर जो है बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो क्या होता है। इस तरीके से आपने कई सारे उदाहरण इसके पढ़ लिए। अब जैसे हम बात करते हैं अगर नेक्स्ट, तो आपका आता है लास्ट टॉपिक। जैसे इसके पहले आपने डिस्कस किया था जो आपका था कि किस तरीके से आप जंग लगने को बता रहे हैं। यशद लेपन प्रक्रिया आपने पढ़ी। यशद लेपन लोहे के जंग के बाद आपका है कि यशद लेपन क्या होता है। यशद लेपन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिंक की परत चढ़ाना। और ये क्यों करते हैं, ताकि लोहे पर जंग ना लगे। अब आपका आज चैप्टर के अंदर लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट चलेगा आपका, लास्ट पॉइंट का डिस्कशन है जिसका नाम है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण इसके अंतर्गत क्या करते हैं क्रिस्टलीकरण में, देखिए जैसे आप कोई भी बीकर लेते हैं, कोई भी बीकर लेते हैं और उसमें आप पानी पहले गर्म करते हैं। उस बीकर में पानी गर्म करते हैं, फिर कुछ बूंदे जो है आप इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की डालते हैं। कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल की डालते हैं, तो कुछ बूंदे आप सल्फ्यूरिक अम्ल की भी मिला देते हैं। उसमें फिर आप जो है कॉपर सल्फेट, आप धीरे धीरे फिर कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें डालते जाते हैं। अब कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं, सॉरी चूर्ण, कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते जाते हैं। और जब तक डालते हैं जब तक कि आपका जो पानी है वो आपका जो है कॉपर सल्फेट के चूर्ण की तुलना में कम ना हो जाए। यानी कि पहले तो आप कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालेंगे तो पानी में घुल जाएगा, ये आपका पानी है, पानी में घुल जाएगा। फिर घुलने के बाद जो है धीरे धीरे फिर इसमें जब बूंदे आपने डाली हैं तो इसके अंदर वो बूंदे अभिकर्मक का कार्य करती हैं। कुछ समय बाद आप तब तक आप कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाते जाएंगे जब तक कि वो पूरी तरह से पानी की मात्रा कम ना हो जाए। तो पानी की मात्रा कम ना हो जाए, तो पानी की मात्रा कम तब तक नहीं हो जाए, पानी की मात्रा जो है कम ना हो जाए।
तो कॉपर सल्फेट के चूर्ण जो है तब तक डालते रहेंगे जब तक कि पानी की मात्रा कम ना हो जाए। तो इस तरीके से पानी की मात्रा जब कम होने लगती है तो फिर हम रोक देते हैं, यानी कि कॉपर सल्फेट के चूर्ण मात्रा में ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उस जगह पे उसे रोक देते हैं। तो अपना प्रक्रिया जब रोक देते हैं उस समय के बाद हम उसे ठंडा होने देते हैं, यानी अब कुछ समय पश्चात ठंडा होने के बाद कुछ समय पश्चात ठंडा होने के बाद आपका जो ठंडा होने के बाद क्या होता है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। ये याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं धीरे धीरे। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो इसका मतलब कि इसमें जो आपका था कॉपर सल्फेट का चूर्ण वो धीरे धीरे जम के क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया आपकी क्रिस्टलीकरण कहलाती है, जिसमें कि कोई भी पदार्थ क्रिस्टल के रूप में आपको प्राप्त होता है। इसमें आपकी ये भी बात देखने की है कि किस तरीके से आप जो है इस पार्ट के अंदर कैसे कैसे हर एक पॉइंट का डिस्कस किए, हर एक एग्जांपल्स को जाने। तो एक बार हर एक पॉइंट को मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्योंकि आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो इसको एक बार फिर से देखें, क्या है ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, तो इसको देख लीजिए। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। तो इस चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा, देखिए आपने शुरू में पढ़ा कि किस तरीके से आप भौतिक परिवर्तन को समझाते हैं और किस तरीके से रासायनिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हैं। भौतिक परिवर्तन को समझाने के लिए आपने देखा इसमें भौतिक के अंतर्गत आपको केवल ये याद रखना है कि बाहरी गुणों में परिवर्तन, केवल आपको ध्यान रखना है बाहरी गुणों में परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में आपको ध्यान रखना है, रासायनिक में आपको ध्यान रखना है कि भौतिक एवं बाहरी एवं आंतरिक दोनों, तो बाहरी एवं आंतरिक दोनों गुणों में अंतर होता है, दोनों गुणों में अंतर, परिवर्तन या अंतर। इतनी सी बात आपको ध्यान से समझनी है। तो बाहरी गुणों में परिवर्तन और रासायनिक में बाहरी और आंतरिक दोनों गुणों में परिवर्तन। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पार्ट जो है कंप्लीट हुआ। इसमें जो है आपके लेसन के अंदर अब अभ्यास प्रश्न करने हैं। इसके अंदर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जैसे पूरे पाठ में शुरू में अगर देखा जाए तो आपने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा, तो मैं आपको एक बार बता दूं। आप एक एक बार टॉपिक का डिस्कशन कर लीजिए, देख लीजिए एक एक बार। तो इसमें जैसे आपने ये जाना था कि भौतिक परिवर्तन में इसमें रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ प्राप्त होता है। भौतिक के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, नया पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, यह आपका भौतिक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता। इसमें फिर आपने भौतिक के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें जानी थी कि अगर आप बर्फ़ को गला देते हैं, फिर बर्फ़ आपका फिर से गलाने के बाद द्रवित हो जाता है, फिर आप जमा देते हैं तो आपका ठोस हो जाता है। मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन के बाद फिर आपने देखा आयरन सल्फाइड है, आयरन सल्फाइड है। तो इस तरीके से आप जो है
इस तरीके से आप जो है उस चीज़ को समझा सकते हैं। तो भौतिक और रासायनिक में आप इस तरीके से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप जान लीजिएगा कि कैसे आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करना है। तो भौतिक परिवर्तन में आपका बाहरी गुणों में परिवर्तन होता है और रासायनिक गुणों में बाहरी और आंतरिक दोनों गुणों में परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक गुणों में नया पदार्थ प्राप्त होता है, भौतिक में जो है आपका नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। इसमें आपने उदाहरण रासायनिक परिवर्तन के कई सारे उदाहरण भी देखे थे, जिसमें रासायनिक परिवर्तन में आपको उदाहरण में एक था मैग्नीशियम रिबन का बनना, मैग्नीशियम रिबन का जलना, ठीक है। आपने देखा था ऐसे सिरके में जो है बेकिंग सोडा मिलाया था, वो भी आपका एक एक्सपेरिमेंट था। बेकिंग सोडा मिला के CO2 का फॉर्मेशन हुआ था। फिर आपने देखा था चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली थी तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ था। और फिर आपने उसको देखा था रासायनिक परिवर्तन के अंदर भी, ये सारे रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण हैं। फिर आपने देखा था कॉपर सल्फेट का नीला विलयन, उसमें लोहे की कील डूबी थी तो आपको मिला था क्या परिवर्तन आपको नज़र आया था। फिर आपने देखा था कि आपका इसी तरह से एग्जांपल बतौर आपका लोहे पर जंग लगना भी था। लोहे पे जंग कैसे लगती है, जब पानी और हवा का प्रभाव लोहे पर लगातार बना रहता है तो लोहे पर भूरे लाल भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। फिर आपने देखा कि ये उस जंग को बचाने के लिए यशद लेपन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। लास्ट में यशद लेपन होता है कि लोहे पर जंग ना लगे इसलिए उस पर जिंक की परत चढ़ाते हैं, उस पर लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाते हैं। उस जिंक की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं यशद लेपन। उसके बाद आपने इस लेसन के अंदर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के अंदर आपने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण क्या है, आप इसके अंदर देखिए, आपने एक कोई पात्र लिया, उसमें पानी लिया, पानी को गर्म किया, गर्म करने के दौरान आपको पानी को गर्म करने के दौरान उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली जो अभिकर्मक की भांति कार्य करती हैं। उसमें फिर आपने कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाया, तब तक मिलाया जब तक कि पानी की मात्रा कम ना हो जाए। फिर आप उसको गर्म किए, गर्म करने के दौरान फिर आपने उसको कुछ देर ठंडा होने दिया। ठंडा होने के पश्चात आप क्या देखते हैं कि कॉपर सल्फेट का जो चूर्ण था वो आपका गर्म होते होते पानी तो वाष्पित हो गया और चूर्ण आपका जो है धीरे धीरे क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इस तरीके से जो है कॉपर सल्फेट के जो है क्रिस्टल आपको प्राप्त हो गए। तो किसी भी ठोस पदार्थ का क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करने की विधि को हम बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका पार्ट जो है 6 कंप्लीट हो गया। बाकी अब आपके इसके प्रश्न उत्तर कराने हैं जो नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।